डॉक्टर गुलेरिया, हालांकि बड़ा दिलचस्प है कि दुनिया के कई देश जब कोरोना का आउटब्रेक हुआ था तो भारत को बहुत सारी सलाह दिया करते थे, लेकिन भारत ने उन सभी से बेहतर मैनेज किया है कोरोना की इस सिचुएशन को। आज वैक्सीन की दहलीज पर जब हम खड़े हैं तो हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े देश हैं, जो रईस देश हैं, वहां पर जो समृद्ध लोग हैं उन तक तो वैक्सीन पहुंच रही है, लेकिन जब भारत की बात होगी तो बात बिल्कुल अलग हो जाएगी। इसीलिए इसकी प्राइसिंग भी उस तरीके की रखी गई है और इसीलिए कोशिश अभी सरकार की तरफ से जो की जा रही है ताकि हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे जरूरत हो, वैसे व्यक्तियों तक नहीं जो अफोर्ड कर सकते हो, सब तक पहुंचे, चाहे आप अफोर्ड कर सकते हैं चाहे नहीं कर सकते हैं। और भारत की जो सफलता है, मुझे लगता है कि इस पैमाने पर डॉक्टर गुलेरिया, चूंकि दुनिया में कहीं वैक्सीनेशन नहीं हो रही है, भारत की सफलता पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगी। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि भारत की जो वैक्सीन है जो हम यूज करेंगे वो एक दुनिया के लिए पूरा एग्जाम्पल बनेगी। और क्योंकि अगर हम ये देखें, मेजॉरिटी ऑफ जो कंट्रीज हैं उनमें जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के लिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं या देने का जो मैकेनिज्म है वो हमारे कंट्री में और हमारी वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम के साथ मिलता जुलता है। अगर हम किसी वैक्सीन की बात करें तो हम उसमें चार चीजें देखना चाहते हैं। एक तो सेफ्टी, बहुत जरूरी है कि वैक्सीन सबसे सेफ हो, किसी को साइड इफेक्ट्स ना हो। दूसरा, जैसे हमने कहा, एफिकेसी। तीसरा, फीजिबिलिटी। और हमें पता है कि जो फाइजर की वैक्सीन है उसको -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखने की जरूरत है। उसको जब हम उसको वहां से निकालते हैं तो कुछ घंटे ही उसको हम बाहर रख सकते हैं, नहीं तो वो खराब हो जाएगी। ये ज्यादातर देशों में पॉसिबल नहीं है कि हम एक -70 की कोल्ड चेन रखें और जहां पे वैक्सीन दे रहे हैं वहां -70 का फ्रिज हो या स्टोरेज कर पाए। ये वाली जो वैक्सीन है, चाहे हम सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें या भारत बायोटेक की बात करें, वो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर के लिए। और चौथी चीज ये है कि कॉस्टली, कि कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। चारों अगर हम पार्ट्स देखें तो जो भारत में वैक्सीन बन रही है, चाहे सीरम इंस्टीट्यूट की हो चाहे वो भारत बायोटेक की हो, ये चारों इस पॉइंट्स में बिल्कुल आगे निकलती हैं। और इसलिए मेरा ये मानना है कि जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है उसमें हमारी ही वैक्सीन कामयाब होगी। और अगर हम ये कहें कि भारत एक और लोगों को ये दिखा पाएगा कि हम कैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम करते हैं, कैसे ये वैक्सीन जो है ये हर एक, चाहे अफ्रीका के कोई देश हो या साउथ ईस्ट एशिया के कोई देश हो, सब जगह पे हम ये वैक्सीन जो है डिलीवर कर सकते हैं। तो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और ये हम हमारे एक कमिटमेंट भी है कि ये वैक्सीन जो है हम अपने लिए ही नहीं लेकिन और जो हमारे देश हैं जिनको इसकी जरूरत है उनको भी देंगे। क्योंकि अगर हमें पैंडेमिक से जीतना है तो ये एक देश की जीत नहीं होनी चाहिए, सारे ग्लोबल नंबर्स कम होने चाहिए। क्योंकि जैसे हमने देखा, एक वेरिएंट स्ट्रेन यूके से शुरू होकर सारी दुनिया में फैल सकता है। इसीलिए कोविड भी एक जगह से अगर कंट्रोल नहीं होगा तो दूसरी जगह पहुंच सकता है। इसलिए अगर पैंडेमिक को कम करना है, पैंडेमिक पे कंट्रोल पाना है, तो ग्लोबल वैक्सीनेशन की जरूरत है। वैक्सीन नेशनलिज्म की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर सेठ, ये अलग अलग वैक्सीन्स हैं, सबका लक्ष्य तो एक है, लेकिन जैसे डॉक्टर गुलेरिया भी कह रहे थे कि सबकी संरचना काफी हद तक अलग है एक दूसरे से। ऐसे में जब कोई व्यक्ति वैक्सीन लगाने जाता है तो क्या अभी अभी इस समय पर जब वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो रही है, ये तो हम समझे कि चलिए पहला इमरजेंसी अप्रूवल कोविशील्ड को मिला है, लेकिन उसके बाद बाकी वैक्सीन भी आएंगे, तो इसमें किस तरीके से आगे होगा? क्या सरकार अपनी तरफ से ये तय करके ही देती रहेगी या लोग भी अपनी तरफ से चुन सकेंगे? अभी सरकार ने इस बारे में कुछ कहा नहीं है, बट आई कैन गाइड यू कि जिस तरह से मैं सोचता हूं इस बात के लिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियली तो क्लियरली ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, होना भी चाहिए कि ये वैक्सीन की सप्लाईज लिमिटेड आएंगी और हमें डिफाइंड वर्गों को देना है। हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, एसेंशियल वर्कर्स हैं, वल्नरेबल पॉपुलेशन है, ये सब 4 कैटेगरीज पहले आती हैं और इसलिए गवर्नमेंट रेगुलेटेड और कंट्रोल होगा। बट एक टाइम आएगा जबकि हमारे पास और वैक्सीन आएंगी। आपको पता ये हो सकता है भारत बायोटेक सून वो भी आने लगे, उसके फेज 3 स्टडीज कंप्लीट नहीं हुई हैं। इसी तरह ये भी जाइडस कैडिला की वैक्सीन है जो कि फेज 3 में गई है। इसी तरह स्पुतनिक है जिसके फेज 3 ट्रायल्स हो रहे हैं। तो सून हमारे पास 3-4 वैक्सीन तो हिंदुस्तान में बनती हुई वैक्सीन आएंगी। और उसके बियॉन्ड ये जो फाइजर की वैक्सीन है, हो सकता है कि उसको भी जब वो पूरे अपने पेपर सबमिट करेंगे हो सकता है कि उसको भी अप्रूवल मिल जाए। बट जो एक्सपेंसिव वैक्सीन हैं वो तो सर्टेनली मार्केट में आज से 6 महीने बाद आई एम कॉन्फिडेंट कि वो अवेलेबल होंगी क्योंकि उनकी अप्रूवल हो जाएगी। बट वो चेन गवर्नमेंट की चेन नहीं होगी, वो चेन होगी
खुद फाइजर किस तरह इस कंट्री में लाए, खुद किस तरह वो कोल्ड चेन स्टोरेज करे, खुद किस तरह किस कॉस्ट पे बेचे। बट ऑप्शंस लोगों के पास अवेलेबल होंगे एट सम टाइम, एटलीस्ट उनके लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। बट क्लियरली उससे ये भी होता है कि फाइनली गवर्नमेंट क्यों सबके आफ्टर ऑल कॉस्ट को भी कम करना है। पूरी पॉपुलेशन 1.2 बिलियन है, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट को वो हेडेक अपने ऊपर लेके करना है। पर जो नहीं अफोर्ड कर सकते, जो हमारा वास्ट वर्ग है मिडिल क्लास का, जिनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा अफोर्ड करना, उनके लिए तो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। पर जो अमीर हैं, जो कि एक्चुअली पे कर सकते हैं इन वैक्सीन के लिए, जो अपनी केयर के लिए जिनको पे करना भी चाहिए, उनके लिए तो सब ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। और अगर कोई वैक्सीन ऐसी है जो उनको 5,000 की भी उनको देनी पड़ रही है, तो वो अपने पे करके वैक्सीन लगवाएं। गवर्नमेंट को इनिशियली पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट लेगी हर एक की, बट इन द लॉन्ग रन a variety of vaccines will be approved and will be available for public to choose from.